एक तरफ रूस का चक्रव्यूह तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मुसीबत के वक्त काम आने वाले देशों की बेरुखी। हालात पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए घातक हथियारों को जंग में भेजा है, तो वहीं अमेरिका से हथियार आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन युद्ध के उस दौर में पहुंच चुका है जहां कभी भी सैनिक सरेंडर कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के दुश्मन सत्ता पर हावी हो सकते हैं और यूक्रेन ने जिस हार को 23 महीने तक टाला है उसे स्वीकार करना पड़ सकता है। यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से बरस रही है आग। पुतिन को जिस घड़ी का इंतजार था वो वक्त 2 साल बीत जाने के बाद आ सकता है। जीत की बेताबी में रूस के सैनिक हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने में जुट चुके हैं। यूक्रेन चाहकर भी संभल ना सके, हथियार पहुंच भी जाए तो चलाने वाले ना बचे। रूस इसी रणनीति के तहत यूक्रेन में हर नए दिन के साथ तबाही का नया अध्याय लिख रहा है। यूक्रेन किसी खास जगह मजबूती हासिल ना कर सके, इसलिए युद्ध के अलग अलग फ्रंट खोल दिए गए। यूक्रेन की आर्मी को कई हिस्सों में बंटना पड़ रहा है। रूस की आर्मी इस वक्त कुपियांस्क, बाखमुत, अवदीवका, मारिंका, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन के फ्रंट से हमला कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों को इन तमाम मोर्चों पर रूसी सैनिकों को रोककर रखना बड़ी चुनौती है। बाखमुत में रूस के सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है और अब रूसी सैनिक अवदीवका की तरफ बढ़ रहे हैं। मारिंका पर कुछ दिन पहले ही रूसी सैनिकों का कब्जा हुआ था और यहां से रूसी सैनिक अब डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। रूस ने हमले की रफ्तार बेहद तेज कर दी क्योंकि यूक्रेन के पास न तो पलटवार के लिए पर्याप्त हथियार बचा है, न ही हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस अब पूरी तरह से सक्षम। 24 घंटे में रूस ने 58 बार हमला किया। 24 घंटे में 7 मिसाइलें दागी गईं। 58 एयर स्ट्राइक से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। 57 बार MLRS से भारी गोलाबारी की गई। कम समय में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए रूस ने अपने अपग्रेडेड हथियारों से अपनी फौज को लैस कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको वॉर जोन में तबाही मचाने के लिए भेजे गए 3 नए विध्वंसक के बारे में बताते हैं। रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन अब 3 नए हथियारों की एंट्री होने वाली है। यूक्रेन ने अपनी KH-32 मिसाइल को और घातक बना दिया है। इसमें क्लस्टर प्रहार वाले वॉरहेड लगा दिए गए हैं, यानी ये मिसाइल जहां गिरेगी वहां एक नहीं सैकड़ों धमाके होंगे। 600 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल यूक्रेन के हर कोने में हमला करने में सक्षम है। रूस ने मिसाइल में लिक्विड प्रोपेल्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार 4 से 5000 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई है। जमीन से तेज प्रहार के लिए कोएलिशन SV तोप वॉर जोन में भेजे गए हैं। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। 152 mm की ये तोप बेहद घातक साबित हो सकती है। 1 मिनट में इस तोप से 10 प्रहार मुमकिन है, क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस हैं। तीसरा हथियार T-80 BVM टैंक है। ये 90 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। 125 mm का टैंक बेहद मजबूत और सुरक्षित है। गैस टरबाइन इंजन होने की वजह से यह बेहद तेज रफ्तार से चल भी सकता है।
सबसे खास इसका बॉडी आर्मर है। इसे एंटी टैंक मिसाइल से नष्ट करना बहुत मुश्किल है। रूस के पास क्लस्टर बम की कमी नहीं है, लेकिन मिसाइल से क्लस्टर प्रहार का मतलब है यूक्रेन के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा तबाही। और माना जा रहा है कि कीव को बर्बाद करने के लिए रूस ने अपनी मिसाइल को अपग्रेड किया है। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया है, इसलिए अब स्पेशल आर्मर वाले टैंक युद्ध के मैदान में भेजे गए हैं। पुतिन को यकीन है कि अब यूक्रेन को सरेंडर से कोई बचा नहीं सकता। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन के भरोसे को और पुख्ता भी कर दिया है। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने माना है कि यूक्रेन के पास युद्ध का कोई प्लान बी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका के भरोसे ही है। अमेरिका हथियार देकर एहसान नहीं कर रहा। यूक्रेन की रक्षा नेटो की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह जताने की कोशिश की है कि अगर रूस की जीत होती है तो ये अमेरिका की हार होगी, ना कि यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के हथियारों से लड़ रहा था और आगे भी लड़ने को तैयार था। हालांकि अमेरिका अब यूक्रेन से पल्ला झाड़ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यूक्रेन को जिस दौर में हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त अमेरिका से सिर्फ नसीहतें मिल रही हैं और यही यूक्रेन के सरेंडर की वजह बन सकता है। अब सवाल है कि ज़ेलेंस्की, जिन्होंने 2 साल तक इस युद्ध का नेतृत्व किया, वो अब क्या करें? माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत ही अमेरिका और नेटो देशों से मिल रही अहमियत है। अब सरकार पर ज़ेलेंस्की की पकड़ कमजोर हो सकती है। युद्ध में हार का ठीकरा भी ज़ेलेंस्की के सिर फोड़ा जा सकता है। ज़ेलेंस्की के विरोधी सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। रूस ने ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने की कोशिश युद्ध शुरू करने से पहले ही कर दी थी। जिस दौर में यूक्रेन की सीमा पर रूस युद्धाभ्यास कर रहा था, उसी दौर में रूस की खुफिया एजेंसियां कीव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी थी। अब तक यूक्रेन में रूस के सीक्रेट एजेंट्स ज़ेलेंस्की के खिलाफ कई तरह के जाल बुन चुके हैं, लेकिन बाइडेन समेत देश के टॉप लीडर्स का कीव आना ज़ेलेंस्की के बूस्टर डोज का काम करता रहा और ज़ेलेंस्की की सरकार पर मजबूत पकड़ बरकरार रही। अब की मौजूदा हालात से 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली ये कि सरकार के खिलाफ जाकर यूक्रेनी फौज सरेंडर कर दे। पिछले दिनों सेना और सरकार में दरार की खबरें आई भी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा था कि सरकार और खुफिया एजेंसियों में अनबन चल रही है। युद्ध के लिए जिन 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ज़ेलेंस्की उसी मोर्चे पर कमजोर साबित हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ना हथियार जुटा पा रहे हैं और ना ही सैनिकों का हौसला कायम रख पा रहे हैं। अब सरेंडर का दूसरा विकल्प सरकार की तरफ से हो सकता है। ज़ेलेंस्की अमेरिका से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब दबाव बनाने के लिए ज़ेलेंस्की इस्तीफे या सरेंडर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। नेटो यूक्रेन में और ज्यादा हथियार की बर्बादी नहीं चाहता। अमेरिका समझ चुका है कि रूस कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है। बाइडेन का पहला मकसद यूरोप और नेटो देशों को युद्ध से अलग रखना है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने की जगह सुलह कराने में दिलचस्पी लेगा। यूक्रेन को इसके लिए नेटो से दूरी और रूस को जमीन पर बड़ा हिस्सा देने की शर्त पर समझौता करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।